आज सेक्शन 4 के बारे में पढ़ना है। सेक्शन 4 क्या कहता है? उपधारणा की बात करता है। ठीक है, उपधारणा। प्रिजम्पशन की बात कर रहा है, उपधारणा की बात कर रहा है। तो जो लिखा है वो तो अपनी जगह की बात है। सेक्शन 4 3 पार्ट में लिखा है, बहुत सीधा जानिए। लेकिन यहाँ कुछ और बातें भी जाननी है। जो नेचर ऑफ क्वेश्चन रहे हैं वो कई तरीके के रहे हैं। ठीक है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, निश्चायक सबूत क्या है। यहाँ पर सीधा शब्द को समझिए, में, शैल और कंक्लूसिव प्रूफ यानी कि निश्चायक। ठीक है, में माने सकना, सकता है। ठीक है, करेगा ही। ठीक, सकता यानी 50-50, करना ही करना है। ठीक है, तो वो 100% हो जाता है कि ये इनको इस बात पर करना ही होगा। और निश्चायक मतलब निश्चित है, दिया हुआ है। ठीक, बहुत सरल भाषा में जानिए, निश्चायक क्या होगा? ठीक है, इस एक्ट में दिया हुआ है। निश्चायक क्या होगा? जो जज साहब को मानना ही होगा, वो इस एक्ट में दिया हुआ है। एक्ट में जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग। हमेशा याद रखिएगा कि एविडेंस एक्ट के कई ऐसे सेक्शन हैं जो इस बात को कहते हैं कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट में घोषित, इस एक्ट में लिखा हुआ। ठीक, तो आप बाहर का दिमाग मत लगाइए। कई बार पढ़ने में क्या होता है, शुरुआती दौर में हम बहुत सी बातें लॉ से रिलेटेड जानते हैं, फैक्ट से रिलेटेड जानते हैं, उनको भी यहाँ इन्वॉल्व करते हैं। वो गलती कभी मत करिए। ठीक, बहुत जगह इंडिकेट किया है। एविडेंस एक्ट की बहुत बड़ी खासियत है कि ये इंडिकेट करता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, अभी सेक्शन 5 आएगा वो भी कहेगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, हर जगह इस एक्ट में जो है। तो इसलिए बाहर कभी मत जाइए। कंक्लूसिव प्रूफ बहुत कुछ दुनिया में हो सकता है, इन्होंने क्या कहा है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, जो कुछ है वो लिखा हुआ है। इन दोनों में एक कॉमन बात है। ठीक है, एक तथ्य के आधार पर, यानी कि एक सामान्य सी बात है दोनों में कि एक फैक्ट अगर प्रस्तुत किया गया है न्यायालय के सामने, तो दूसरे फैक्ट के अस्तित्व के बारे में क्या किया जाए। बहुत सीधा सीधा। ठीक, बेयर एक्ट आप सीधे पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ लेंगे, अभी कोई समस्या नहीं। कंक्लूजन क्या होना चाहिए उसको जान लीजिए। ठीक है, एलएलबी की क्लास तो है नहीं कि पहले बेयर एक्ट से ही ज़रूरी है हर एक चीज़। कुछ चीज़ें बेयर एक्ट की लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना होता है, कुछ एक चीज़ें पहले से कुछ बातें जाने रहिए उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहले से वाली बात है कि किसी भी बात के बारे में अगर उपधारणा की जानी है तो पहले तो कोई बात वहाँ पहुँचेगी, तब तो वो सोचेगा कि हाँ क्या है, यानी तथ्य के आधार पर ही जो है ये आगे बढ़ेगा। इसके अलावा, ठीक है, नहीं, इसके अलावा स्वयं से नहीं। जब तक आप जानते हैं, जैसे कई बार प्रश्न आते हैं कि न्याय के पुतले के ऊपर जो है आंख पे पट्टी बंधी हुई है, तो जब तक बहुत सीधी सी बात है, व्यवहारिक और लॉ के अकॉर्डिंग दोनों तरीके से है, उसके समक्ष कुछ रखा नहीं जाएगा, तो बहुत लिमिटेड मामले में स्वतः से वो कंक्लूजन निकालता है। अदरवाइज जब जो सामने रखा जाता है न्यायालय के, उसी के बिहाफ पर वो कंक्लूजन निकालता है। वही बात प्रिजम्पशन के लिए भी कही गई है कि एक तथ्य के आधार पर एक तथ्य को मान सकता है और मानना ही पड़ेगा, यानी कि किन्हीं बातों को जो रखा जाएगा उसी के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि इसको माने या इसको मानना ही पड़ेगा। तो इसको सकता का मतलब है अन्य की मांग कर सकेगा, यानी कि सकने में 50% बात हो गई कि जो फैक्ट रखा गया है उसे मान सकता है, और अगर नहीं मानता है तो मानने के लिए, ठीक है, मानने के लिए अदर की भी डिमांड कर सकता है कि कुछ और बात लाइए। तो बात
मैं मानूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा। लेकिन यहाँ पर सेल्फ प्रिज्यूम में बहुत सीधी सी बात है, तब तक मानेगा, तब तक जब तक, ठीक है, उसको ना साबित ना कर दिया जाए। कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका प्रिजम्पशन से, कितना भी कॉन्सेप्ट लगा करके पूछा जाए, अगर इतनी बेसिक बातों को जान रहे हैं। बेरेक तो भी हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो बेस क्या है इसका, इस बात को जानिए कि इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, अन्य सपोर्टिंग एविडेंस की भी मांग कर सकता है, जरूरी नहीं है कि मान ही ले। लेकिन यहाँ पर मानेगा ही मानेगा, तब तक मानेगा जब तक उसको ना साबित ना कर दिया जाए, ठीक है, डिस्प्रूव ना कर दिया जाए, तब तक मानेगा। और यहाँ पर क्या है, इस एक्ट में जो बातें दी गई हैं कि आपको मानना ही पड़ेगा, वो इनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इस एक्ट में जो भी बातें दी गई हैं, ठीक। आप जानते हैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल कि जब हम साबित के बारे में, साबित ना साबित के बारे में, एविडेंसेस की वैल्यूएशन के बारे में एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आईपीसी के साधारण अपवादों को भी मान्यता दी गई है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है बनता है, ठीक है, सेक्शन 82 आईपीसी, निश्चायक सबूत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनता है कि साधारण अपवादों को आईपीसी के एविडेंस एक्ट में मान्यता दी गई है कि वहाँ उसे प्रूफ करना होगा, तो ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं। तो आईपीसी के साधारण अपवादों में जनरल एक्सेप्शंस में सेक्शन 82 दिया हुआ है, ठीक, 82 दिया हुआ है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के बारे में। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को स्पष्ट कह दिया गया है कि वो अपराध कर ही नहीं सकता है, निश्चायक सबूत है, कंक्लूसिव प्रूफ है। एविडेंस एक्ट इसे मान्यता देता है कि जो 7 वर्ष से कम है, ना उसे साबित करने के लिए हम मौका आपको देंगे, ना ही ना साबित करने के लिए, प्रूफ डिस्प्रूव किसी के लिए भी हम मौका नहीं देंगे। सिर्फ यदि 7 वर्ष से कम आयु का बालक है तो यह एक निश्चायक उपधारणा हो गई, निश्चित विधि की उपधारणा हो गई कि वह अपराध कर ही नहीं सकता है, इसलिए इसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। और सभी मामलों में इफ बट भी निकल आता है, और भी एग्जाम्पल हैं कंक्लूसिव प्रूफ में, लेकिन उसको अन्यथा सुसंगत में साबित भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अन्यथा सुसंगत भी लागू नहीं होता है। जो 7 वर्ष से कम आयु का बालक है, पूरे ज्ञान के साथ किसी को मार दे, चाकू भोंक दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं कर सकता है, मतलब नहीं कर सकता है। तो ये बेसिक बात हो गई में, सेल और कंक्लूसिव प्रूफ की, कि यहाँ पर माने और या ना माने, तब तक ना माने जब तक अन्य की मांग करे उसका सपोर्टिव एविडेंस ना आ जाए। यहाँ पर बहुत सीधी सी बात हो गई कि यहाँ मानेगा ही मानेगा जब तक उसे डिस्प्रूव ना कर दिया जाए, ठीक है। जैसे रेप संबंधी उपधारणाओं में यदि इंटरकोर्स साबित होता है तो रेप मान लिया जाता है जब तक आप बचाव, डिफेंस अपनी इस बात को ना साबित कर दे कि सहमति थी, या जो भी बचाव की सरकमस्टांसेज हैं, जब तक ना साबित कर दे तब तक वो यहाँ पर सेल्फ प्रिज्यूम के आधार पर रेप को मान लेता है, यदि इंटरकोर्स हुआ है तो। बहुत सीधी सी बात है, ठीक। यहाँ पर ना साबित करना पड़ेगा। रेप के प्रिजम्पशन में प्रिज्यूम में नहीं जा सकता है कि अन्य साक्ष्यों की मांग करे कि हाँ हम माने या ना माने। तो सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेप, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसा बनाइए जो हमेशा दिमाग में बैठा रहे, ठीक है। यहाँ पर आपने 82 ले लिया, यहाँ पर आपने रेप ले लिया, यहाँ के लिए तो सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, कोई अच्छे एग्जाम्पल की यहाँ ज़रूरत नहीं। जो आप समझ रहे हैं सामान्य व्यवहार में वो यहाँ पर रहता है, ठीक है। सामान्य व्यवहार की बातें यहाँ पर रहती हैं, ठीक। क्लियर है, कोई दिक्कत? बहुत सीधा, ये बेसिक बात थी, ये बेसिक बात थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इस प्रिजम्पशन में 2 बातें आती हैं, ठीक है। इस प्रिजम्पशन में 2 बातें आती हैं, तथ्य से रिलेटेड, विधि से रिलेटेड, ठीक है। कि जो फैक्ट होते हैं, ठीक है, वो तथ्य भी होते हैं, विधि के भी फैक्ट होते हैं। तथ्य यानी
जो नेचुरली हो। अभी इसको भी देखना है, एक बार प्रश्न पूछा हुआ है, बात ही नहीं समझ में आई, ठीक। और दूसरी बात विध से संबंधी, विध के बारे में उपधारणा करता है, प्रिजम्पशन करता है, तथ्य के बारे में उपधारणा करता है। तीसरी एक और बात थी, मिश्रित, मिक्स्ड, तथ्य और विध की मिश्रित। तो इसको आप सीधा जान लीजिए कि अधिनियम में स्थान नहीं। प्रश्न आपका कई बार आया है, यूपी का फेवरेट क्वेश्चन है। फैक्ट और लॉ के जो मिक्स्ड प्रिजम्पशंस हैं हमारे जो साक्ष्य अधिनियम में, वो अलाउ नहीं है, उनके लिए कोई उपबंध नहीं दिए गए हैं। इसको माइनस कर दीजिए सीधे तौर पर, इनके बारे में ही आपको पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक। क्योंकि किताबों में तीनों बातें लिखी हुई हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट इतना करके तो आप किताब को पढ़ेंगे नहीं। आप तीनों बातें पढ़ लेंगे, तीनों बातें जब पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि गड़बड़ हो गई, ठीक। दिमाग में बैठ गया कि तथ्य की उपधारणा क्या होती है, समझ गए, अच्छी बात। विध की उपधारणा क्या होती है, ये भी समझ गए, अच्छी बात। मिक्स्ड प्रिजम्पशंस क्या होते हैं, ये भी समझ गए, अच्छी बात। लेकिन अगर यह लाइन नहीं ध्यान दिए कि इस अधिनियम में जो एविडेंस एक्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें मिक्स्ड, ठीक है, फैक्ट और लॉ के मिक्स्ड जो आपके फैक्ट्स हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है, उनकी चर्चा साक्ष्य अधिनियम आपका नहीं करता है, इसलिए इसको साइड में हटा दीजिए, एक्ट से कोई मतलब नहीं है। तथ्य क्या है, तथ्य की उपधारणा क्या है, विध की उपधारणा क्या है, लगातार पूछा हुआ है, प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार पूछा है। सीधा सा जानिए, ठीक। प्रश्न बनाता है कि तथ्य की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रिजम्पशंस को मान्यता दी गई है, तथ्य की उपधारणा, विध की उपधारणा, उपरोक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो आप सीधा जानिए, फैक्ट के भी प्रिजम्पशन के बारे में और लॉ के भी प्रिजम्पशन के बारे में, दोनों के बारे में उपधारणा दी गई है, इसलिए बोथ ऑफ दोज इन दिस एक्ट, ठीक है, ये दोनों मान्य है। सीधी सीधी बात जानिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है आपका प्रीलिम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। कभी कभी होता क्या है कि हम या तो तथ्य की उपधारणा चुनते हैं या तो विध की उपधारणा चुनते हैं, गलती हो जाती है, ठीक है। तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को मान्यता दी गई है, बोथ को जो है इन एक्ट में, इस एक्ट में मान्यता दी गई है, ठीक। जो ये तथ्य की उपधारणा होती है इसके बारे में अब थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। इसको एक प्रश्न आता है कि नेचुरल प्रिजम्पशन क्या है, ठीक। तो नेचुरल प्रिजम्पशन को बहुत लोग विधि की उपधारणा चुन लेते हैं, ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नेचुरल भी कहा जाता है, प्राकृतिक उपधारणा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको एक और शब्द कहा जाता है स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक उपधारणा भी कहा जाता है। नेचुरल शब्द से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जानना जरूरी है, ठीक। कि अगर पूछे कि क्या साक्ष्य अधिनियम में प्राकृतिक नेचुरल प्रिजम्पशन को मान्यता दी गई है, तो आप क्या समझेंगे कि वो प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस यानी कि तथ्य की उपधारणा को मान्यता दे रही है। जैसे एक सिंपल सी बात, कहीं पर अगर आपको धुआं दिख रहा है तो आप क्या मानेंगे, आग होगी तभी तो धुआं दिख रहा है, ऐसा मानेंगे कि नहीं, बताइए। तो इसको नेचुरली मानेंगे कि आर्टिफिशियल मानेंगे, नेचुरली। तो फैक्ट देख के ही तो आपने अनुमान लगाया, नेचुरल आता है। ये जो विधि की उपधारणाएं होती हैं ये तो मानव द्वारा निर्मित हैं, ये आर्टिफिशियल हैं। कृत्रिम उपधारणाएं हैं, यानी कि विधि ने समय के अनुसार जो बातें समझी कि इस बात को प्रिजम्पशन करने पर जस्टिस होगा, तो उसको कृत्रिम के रूप में यानी कि एक्ट्स में उन्हें स्थान देते हुए क्या बना दिया, एक विधि की उपधारणा बना दी। तो ये आर्टिफिशियल उपधारणाएं होती हैं, और जो फैक्ट्स की उपधारणाएं प्रिजम्पशंस होते हैं वो नेचुरल प्रिजम्पशंस होते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा है बहुत से मतलब लगभग सभी का गलत हुआ। क्यों गलत हुआ कि नेचुरल शब्द आने पर विधि
में वैल्यू ज़्यादा लगती है तो विधि को हम मान लेते हैं कि नेचुरल तो विधि ही डेवलप हुई। नहीं, फैक्ट है नेचुरल कि ऐसा होने पे ऐसा आप अनुमान लगा लेंगे। ठीक है, ये नेचुरल का मतलब सामान्य मस्तिष्क के लोग जो अनुमान लगाते हैं। और जो विधि की उपधारणाएं होती हैं ये समयानुसार जो एक्ट में शामिल कर दी जाती हैं कि ये मानना ही होगा आपको, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। ठीक है, प्रिजम्पशियो जूरिस है, उसके लिए यानी कि वो आर्टिफिशियल हो गई, मानवों ने विधियों में उसको लिखते चले गए। ठीक, यानी कि ये प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस्ट, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ज्यूरिस। ठीक है, इन दोनों को मान्यता है, मिक्स्ड को मान्यता नहीं है। बहुत सिंपल भाषा में जानिए। ठीक है, सिंपली। अब इससे रिलेटेड सेक्शन एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ, बस मैं खाली सेक्शन नंबर लिख दे रहा हूँ, आप लोग सेक्शन नंबर के अकॉर्डिंग बेयर एक्ट में देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है कि किस प्रिजम्पशंस की बात कर रहा है, हालांकि हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो वहाँ जब पहुँचेंगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 86, 87, 88, 86 से 88, 90, ठीक है, 90 के बाद 114, ये सब क्या है, प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस्ट है, प्रीलिम्स है, इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, और प्रिजम्पशियो जूरिस में क्या है, 79 से लेकर के 85 तक दिया हुआ है। ठीक है, 85 तक दिया हुआ है। ठीक, फिर 89 और तमाम ऐसी जो है चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तमाम बातें दी हुई हैं। ठीक है, 105 कर सकते हैं। ठीक है, आर ये दोनों बातें आप जाने रहिएगा। ठीक, इसके बाद एक और बात यहाँ पर आपको जाननी है। ठीक है, ये जो विधि की उपधारणाएं होती हैं, ठीक है, जो लॉ की आपकी उपधारणाएं होती हैं, ये विधि वाली, ठीक है, ये फिर दो पार्ट में बंट जाती हैं। ठीक है, यानी कि तथ्य की उपधारणा तो एक ही है, विधि की उपधारणा दो पार्टों में बदल जाती है। क्या क्या है, जो खंडनीय हो और अखंडनीय हो। तो अखंडनीय के लिए ही आपने यूज किया था निश्चायक सबूत। ठीक, और खंडनीय के लिए यानी कि जब तक ना साबित ना कर दिया जाए, इसे मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें मौका नहीं दिया जाएगा, ये मानना ही मानना है। यहाँ पर न साबित करने का मौका दिया गया है। तो जो ये दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, आर्टिफिशियल विधि की उपधारणाओं के उदाहरण हैं, और मे प्रिज्यूम फैक्ट के जो है उपधारणा का उदाहरण है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत बताइए? सिंपल सी बातें हैं। ठीक, क्योंकि जो देखिए हम लोग सेक्शन 4 पढ़ लेते हैं, सेक्शन 4 पढ़ के जाते हैं और यही सेक्शन 4 से क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं को गलत करने का रीज़न ये है कि हम बेयर एक्ट की लाइन टू लाइन वर्ड में अटके रह जाते हैं। ठीक है, बल्कि जो क्वेश्चन का नेचर है, जो आया है अभी तक आया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है उसके आधार पर पूछता रहता है। ठीक, सिंपल प्रीलिम्स इसीलिए बहुत वैरायटी वाला होता है कि प्रीलिम्स बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब एक और प्रश्न आया हुआ है, क्या इस उपधारणा के बारे में इस एक्ट में डेफिनेशन दी है? तो आप सीधा जानिए, परिभाषा नहीं दी गई है। कि परिभाषा दी गई है, उपधारणा की परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, उपधारणा कर सकता है, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत क्या होगा इसके बारे में तो बताया गया है, बट प्रिजम्पशन क्या होता है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा था कि एक तथ्य के आधार पर दूसरे तथ्य का जो अनुमान लगाया जाता है यही उपधारणा होती है। ठीक है, यानी उपधारणा अनुमान का विषय है। क्या उसका जो है
किसी चीज़ को देख करके क्या वो सोचता है, उसकी ओपिनियन क्या बनती है, ये उपधारणा है जिसके बारे में कोई डेफिनीशन हमारे एक्ट में नहीं दी हुई है। इस बात को भी आप ध्यान रखे रहिएगा। प्रश्न आया हुआ है, परिभाषा नहीं दी गई है, ठीक है। और इसमें एक और बात जानिएगा, इज नॉट प्रूफ, यह ठीक है उपधारणा किया जाना, ठीक है, सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, साबित होने से नहीं मतलब है। साबित की परिभाषा आपने अलग पढ़ी है, ठीक। उपधारणा किया जा रहा है तो वो साबित ना साबित से मतलब नहीं है, क्योंकि ठीक है, एक सेक्शन आप लोग स्पेशली जानते होंगे, एक सेक्शन है सेक्शन 136 एविडेंस एक्ट का आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। 136 में क्या है, जो न्यायालय होता है उसको शक्ति दी गई है। किस बात की शक्ति दी गई है, ठीक है, रेलिवेंसी जानने की और तमाम चीज़ें। रेलिवेंसी में फिर से आएगा ये बात, लेकिन आप जानते हैं कि किसी तथ्य के बारे में जब उसके पास पहुंचा है मामला, तो वो रास्ता भी पूछ सकता है। सब चीज़ जानने, सुनने, समझने के बाद जो है मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम या कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में जाएगा। शंका किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। एक्ट से रेलिवेंट है या नहीं इस बात को देखते हुए, क्योंकि ये बात निकल करके आएगी अभी सेक्शन 6 में, ठीक है, सेक्शन 5 में, कि कौन से फैक्ट लाए जा सकते हैं न्यायालय के सामने। जो फैक्ट इन इशू या अदर रेलिवेंट फैक्ट से रेलिवेंट होंगे वही लाए जा सकते हैं, अदरवाइज लाए ही नहीं जा सकते हैं। तो 136 में वो निर्धारित करता है, फिर वो मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में आगे बढ़ता है। यानी कि जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आगे इस कैटेगरी में, सेक्शन 4 की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो कभी कभी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे अभी आप लोगों ने इलस्ट्रेशन पूछा था कि वर्ड्स पे भी ध्यान देना होता है। क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनके वर्ड्स को भी देखना जरूरी होता है कि हाँ क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, क्लियर। एक सेकेंड, इनमें कोई कंफ्यूजन हो बताइए। प्रिजम्पशन इसीलिए सीधा बताए, और जो आपके बेयर एक्ट में लिखा हुआ है उसको भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, बहुत सीधी सीधी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। मे प्रिज्यूम में लिखा है कि व्हेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट कोर्ट में प्रिज्यूम ए फैक्ट, इट में either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। यानी कि कर सकता है, अन्य तथ्यों की मांग कर सकता है, और वो उसी प्रकार के तथ्य होने चाहिए जो इस एक्ट के भीतर रेलिवेंट घोषित किए गए हों, ठीक। दूसरा लिखा है सेल प्रिज्यूम, व्हेनेवर इट इज directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। यानी कि जब तक कि जो है नासाबित ना हो जाए तब तक उसको इस एक्ट में अगर घोषित है तो मानना ही होगा, यानी सेल प्रिज्यूम करेगा, ठीक है, उपधारणा करेगा ही करेगा। और कंक्लूसिव प्रूफ में लिखा है when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disprove it। यानी कि इसको अगर एक फैक्ट साबित है उसके आधार पर वो निश्चायक सबूत के रूप में आ रहा है तो ना साबित करने के लिए मौका ही नहीं दिया जाएगा, इसको आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे फैक्ट्स को निश्चायक सबूत कहा गया है। इतनी ही बात लिखी हुई है, ठीक। इसी से ये बातें निकल करके आई कि इस एक्ट में प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस, प्रिजम्प्शियो जूरिस दोनों को मान्यता दी गई है। प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस आपके नेचुरल प्रिजम्पशन से, नेचुरल फैक्ट से रिलेटेड है, और प्रिजम्प्शियो जूरिस जो है वो आर्टिफिशियल हैं। ये खंडनीय और अखंडनीय दोनों प्रकार के हैं। अखंडनीय जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ में चले जाते हैं, जो खंडनीय हैं वो सेल प्रिज्यूम में चले जाते हैं जब तक वो डिस्प्रूव न कर दिए जाएं। बट प्रिजम्पशन की इसमें परिभाषा नहीं दी गई है, ठीक, क्लियर, ओके।